50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज शेयर मार्केट ने फिर गिरने की अपनी रफ्तार को कायम रखा है। आज जो लार्ज कैप्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो करीब 1.5% गिरी हैं। जो मिड कैप हैं वो 3% गिरे हैं और जो स्मॉल कैप हैं वो भी 2.5-3% गिरे हैं। इसका मतलब आज भी 3-4 लाख करोड़ का भारतीय निवेशकों का पैसा डूबा है। पिछले 6 महीने के अंदर जिस प्रकार से विदेशी निवेशकों ने भारत के अंदर से पैसा निकाला है और जिस प्रकार से भारत का शेयर मार्केट टूटा है, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का देश के लोगों को एक चुनौती है कि जरा अपना पैसा बचा के दिखाओ। और जो छोटे दुकानदार थे, अगर उनकी केस स्टडी आप करेंगे, उनका अध्ययन आप करेंगे तो आप पता चलेगा, या आप खुद अगर छोटे दुकानदार होंगे आपको पता चलेगा कि अगर आपकी अपनी दुकान है तब तो ठीक है, मजबूरी है, आप दुकान में बैठे हैं, आपने पूंजी लगा दी है तो आप छोड़ के जा नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों ने किराए में दुकान ली है, ज्यादातर लोग किराया निकाल नहीं पा रहे थे, इसलिए दुकान छोड़ के चले गए। जो छोटे एमएसएमई के लोग हैं, मार्केट के अंदर परचेजिंग पावर नहीं है, इसलिए वो लोग परेशान हैं। जो छोटे कारीगर हैं वो कह रहे हैं कि जनता के पास पैसा नहीं है, इसलिए उनकी जो दिहाड़ी है वो कम हो गई है, उनके घर के खर्चे चलने मुश्किल हो गए हैं। तो एक तरफ जहां स्कूल की, मेडिकल की, ट्रांसपोर्टेशन की, हर चीज की दाम बढ़ रहे हैं, वहां उनकी आमदनी कम हो गई, तो इसलिए वो भी परेशान है। प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, इंक्रीमेंट्स हो नहीं रहे, इसलिए वो परेशान है। केवल थोड़ी हद तक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी थोड़े सुख में हैं और उन्हीं को मोदी जी कमीशन भी दे रहे हैं और उन्हीं को डीए और टीए जो भी फायदा पहुंचा देते हैं। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लोग हैं, जिनको पेंशन नहीं मिलती है और जिनकी जमा पूंजी बढ़ते खर्चों की वजह से खत्म हो गई है, वो भी परेशानी में है। अब एक वर्ग बचा था केवल सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को छोड़कर, जो शेयर मार्केट में नियोजित था। वो खुद अपनी जोखिम पे नियोजित था। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला था, कुछ लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा डाला था और कुछ लोगों से जबरन शेयर मार्केट में और बॉन्ड्स में पैसा डलवा लिया गया था। अब ये पैसा कैसे डलवाया गया था? ये पैसा ऐसे डलवाया गया था 2004 में, जब पेंशन को खत्म किया गया और उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई, फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई। तो ये कहा गया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि जो पैसा वो कंट्रीब्यूट करेंगे और सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, उसको शेयर मार्केट में और बॉन्ड में लगाया जाएगा और उसका रिटर्न एम्प्लॉइज को मिलेगा। अच्छा, ये संभव था, रिजल्ट अच्छे लोगों को रिटर्न मिलते अगर बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता, अगर शेयर मार्केट बढ़ता रहता। लेकिन हाँ, इतना जरूर हुआ क्योंकि करोड़ों लोगों ने मजबूरन शेयर मार्केट में पैसा लगाया और बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाया, तो सरकार के कंपनियों के पास भी पैसा आया, बैंकों के पास भी पैसा आया और शेयर मार्केट भी बढ़ा। तो एनपीएस में और यूपीएस में पैसा लगाने की वजह से शेयर मार्केट में उछाल आया। इसके बावजूद कि जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने भारतीय शेयर मार्केट से पैसा भरपूर निकाला, करीब 1.5 लाख करोड़ का 1.5 लाख करोड़ का पैसा विदेशी निवेशकों ने निकाला और भारतीय वित्तीय संस्थाएं, जिसमें हमारा आपका पैसा लगा हुआ है, उन्होंने खरीद कर शेयर मार्केट को गिरने से रोका। इसके बावजूद मार्केट बहुत तेजी से गिरा। रिलायंस जैसी कंपनियां 30% गिर गई, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो 40-50% गिर गई, चाहे स्मॉल कैप कंपनीज थी, चाहे मिड कैप कंपनीज थी। लार्ज कैप में तो कम गिरावट हुई, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा गिरावट हुई।
तो एक ऐसा वर्ग भारतवर्ष के अंदर जिसने पिछले 4-5 साल के अंदर शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाया था, और क्योंकि उसने पैसा कमाया था तो वो कारें खरीद रहा था, मोटरसाइकिल खरीद रहा था, बाजार में खरीदारी कर रहा था, पिछले 6 महीने से उसकी भी हालत बदतर हो गई। और जिस प्रकार से कल जैसे मार्केट गिरा और करीब 3-4 लाख करोड़ का कल नुकसान हुआ, 4-5 लाख करोड़ का आज नुकसान हुआ, और देशी निवेशकों के खरीदने के बावजूद अगर विदेशी निवेशक लगातार शेयर मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, तो उसके बावजूद अगर मार्केट नहीं गिर रहा है, तो जिस दिन हमारे देश के संस्थागत निवेशक पैसा लगाना बंद कर देंगे तो शेयर मार्केट तो बहुत बुरी टूट जाएगा। तो जो पैसा आपने एनपीएस और यूपीएस में लगाया है, सरकार एक चुनौती आपको दे रही है, जरा उसको बचा के दिखाओ। अच्छा, अब इसी वजह से रुपया कमजोर होता चला जा रहा है। रुपए की यह हालत हो गई है कि जब मनमोहन सिंह ने आज से 10 साल पहले सत्ता छोड़ी थी, उसके बाद से करीब 35% आपका रुपया कमजोर हो गया है। तो आपने विदेशी ऋण जो ले रखे हैं वो महंगे हो गए हैं, आपको रिपेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, जीडीपी आपकी कम हो रही है, ग्रोथ आपकी कम हो रही है। अगर ग्रोथ कहीं बरकरार है तो वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, जहां से देश की 60% जनसंख्या जो है उस पर निर्भर करती है। तो एक तो मुद्दा यह है कि अब देश की जनता जो उद्योग में है, जो दुकानदार है, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती है, जो शेयर मार्केट में निवेशित है, उन सब लोगों को, अच्छा फिर एक और नया निर्णय आरबीआई ने ले लिया कि इंटरेस्ट रेट 0.25% घटा दिया, और प्रचारित प्रसारित ऐसा किया गया कि जो बैंक से आपने लोन ले रखे हैं वो सस्ते हो जाएंगे। लेकिन ऐसी संख्या तो बहुत कम लोगों की है, ज्यादा संख्या तो ऐसे लोगों की है जिन्होंने बैंक में इंटरेस्ट कमाने के लिए फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करा रखा है। अगर उनका 0.25% कम हो जाएगा पैसा, तो आपका एनएससी में, आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, आपका फिक्स डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो आपके घर की आमदनी कम हो जाएगी, तो महंगाई बढ़ेगी और आमदनी कम हो जाएगी। तो वो लोग जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला है उनकी भी आमदनी कम हो जाएगी, और जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा डाला है उनकी भी आमदनी कम हो जाएगी। अब सवाल यह है कि देश की जनता, मध्यम वर्ग, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से हर चीज की महंगाई, शिक्षा और चिकित्सा की महंगाई, आमदनी घटना, और इस प्रकार से फिक्स डिपॉजिट और शेयर मार्केट में चोट लगना, अब आपको एक चुनौती है कि अपने बचत को बरकरार कैसे आप रखेंगे और अपने घर के खर्चे कैसे चलाएंगे। चलिए, एक पक्ष तो ये हुआ जो देश की जनता का है, लेकिन माननीय मोदी जी को चिंता है अडानी जी की, गौतम अडानी जी की। और आप जानते हैं गौतम अडानी जी पे एक केस चल रहा है अमेरिका के अंदर, और उस केस में कोर्ट ने समन इशू कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब एक नया उद्घोषणा हुई है जिसके अनुसार FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, FCPA में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने निर्णय लिया है कि इसको 180 दिन के लिए वो स्थगित कर रहे हैं। बाकी न्यूज चैनल, गोदी मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया कि गौतम अडानी पे जो केस चल रहा है उसको ट्रंप साहब ने खत्म कर दिया है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि जो FCPA है, ये जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है, ये अमेरिकन लोग जो है उन पे लागू होता है, गौतम अडानी जी पे लागू नहीं होता। ये उन लोगों के लिए है जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं और जो विदेश में करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं और अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ये उनके लिए है, ये गौतम अडानी जी के लिए नहीं है। तो ये गलत सूचना मार्केट के अंदर फैला दी गई कि गौतम अडानी जी के लिए मोदी जी ने शायद डोनाल्ड ट्रंप से कोई समझौता कर लिया है। तो ये वो केस बिल्कुल अलग है, ये एक्ट बिल्कुल अलग है, और जिसपे गौतम अडानी जी को सम्मन किया गया वो केस बिल्कुल अलग है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की सारी भावनाओं से ये आज लगता है जैसे उन्होंने हमारे देशवासियों को, औरतों को, बच्चों को, लड़कों को 40 घंटे तक बेड़ियां डाल के और एक कैदियों के रूप में, एक हत्यारों के आरोपी जैसे रखे जाते हैं, उस प्रकार से हवाई जहाज में चला के हिंदुस्तान भेजा, और हिंदुस्तान ने प्रोटेस्ट नहीं किया। इसका मैंने आर्म ट्विस्टिंग तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कर ली। फिर उसके बाद उन्होंने मोदी जी को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाया। खैर, अब फ्रांस गए हैं मोदी जी, अब वो अमेरिका जाएंगे, और ये खबर है कि अमेरिका अपने कुछ ऐसे प्लेन जिसका कोई खरीदार नहीं है उसको भारत को टिकाएंगे। मोदी जी उसको मजबूरी में खरीदेंगे, क्योंकि उनको एक तो अपने देश के भक्तों को ये मैसेज देना है कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और वो झप्पी ही तब लगेंगे जब ये प्लेन्स को खरीद लेंगे जो आउटडेटेड हैं, और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर उनको लाके डंप कर दिया जाएगा।
अब ये देश के जनता का पैसा होगा, ये जो हम आप जीएसटी में पैसा देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, बाकी टैक्सेस देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, इसी से पैसा दिया जाएगा। अभी तक तो देखिए इसलिए संभव था कि पिछले 1-1.5 साल से यूक्रेन और रूस की वॉर होने की वजह से रूस के ऊपर जो इम्पोज किया गया था, सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने, जिसकी वजह से भारत ने उन सैंक्शंस को न मानते हुए रूस से सस्ते दाम पे तेल खरीदा था और तेल के घटते हुए दाम कंज्यूमर्स को ट्रांसफर नहीं किए थे और लाखों करोड़ों का फायदा उनको मिल गया था। तो ये इस प्रकार के जो एडवेंचर्स है तो उस समय किए जा सकते थे, लेकिन इस बार जो अमेरिका ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगाया, भारत ने उसमें सहमति जाहिर कर ली है, इसलिए इसका माने वो भी जो आपको फायदा होता था वो भी आपको नहीं मिलेगा। और जो क्रूड के दाम हैं घटने के बावजूद अगर आपका रुपया कमजोर होता है तो दाम तो आपके देश में क्रूड के बढ़ जाएंगे और देश की जनता को अगर आप टैक्सेस बढ़ा के उनको इंटरनेशनल क्रूड प्राइस घटने के बावजूद उन्हें कुचलना चाहते हैं तो मुद्दा अलग है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि कहीं अडानी जी को बचाने के चक्कर में देश की जनता पे और टैक्सेस का भार ना पड़ जाए। तो ये क्लैरिफिकेशन बिल्कुल आवश्यक है। एक तो जो आपने एनपीएस यूपीएस में पैसा लगा रखा है, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, पिछले 6 महीने की घटनाएं देख के जिन लोगों ने अभी निवेश किया है पिछले 6 महीने के अंदर उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। जो बहुत 15-20 साल से निवेशित हैं शायद अभी भी वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। नंबर 1, रूस के ऊपर सैंक्शन को एक्सेप्ट करना डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में, इसका मतलब यह है कि जो फायदा अभी तक भारतवर्ष को हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि जो एफसीपीए में जो कानून में 180 दिन तक डोनाल्ड ट्रंप ने ये आदेश किया है कि इसको स्थगित किया जाए, इसको कैंसिल नहीं किया है, उसका अडानी जी से कोई संबंध नहीं है। शेयर मार्केट किस प्रकार से इसको इंटरप्रेट कर रहा है और गोदी मीडिया ऐसे कैसे जनता को दिखा रहा है, तो आपकी रिस्क है, खुद पढ़िए समझिए। एफसीपीए में अडानी जी कवर्ड नहीं है और उस केस जिसमें इनको सम्मन इशू किया गया है और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आदेश किया है उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। लेकिन पैसा आपका है, पैसा आपको बचाना है, कैसे कमाना है, कैसे अपने बच्चों को उसको उपयोग करना है, वो आपकी समस्या है। मोदी जी की समस्या अडानी जी को बचाने की है, इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।